आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हम तैयारी करेंगे, जिसमें हमें ब्लूप्रिंट के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में, तो उनकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विगत वर्षों में या पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी थी और कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं 2023 में, जिसमें से कि हमें इस चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं रियल नंबर से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें प्रश्नों की संख्या थी 2, मतलब कुल मिला के 4 अंक के 2 अंक के 2 क्वेश्चन, मतलब 4 अंक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के थे। फिर 2024 की बात करें तो 2024 में हमें 2 अंक का एक क्वेश्चन आया था और 3 अंक का एक, मतलब टोटल हमें 5 नंबर का क्वेश्चन था और ऑब्जेक्टिव 1 था, मतलब टोटल 6 मार्क हो गए। ठीक है। इसके बाद 2025 में हमें 2 अंक के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 अंक के 2 क्वेश्चन, तो 4 नंबर हो गए और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। कुल मिला के हमें इस पार्ट से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। वार्षिक परीक्षा 2026 में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें हमने पीछे के सालों का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि मैक्सिमम हमें 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन हमें 3 नंबर का 2024 में हमने देखा था कि पूछा गया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो आने हैं, हर ईयर आए हैं। ठीक है। कभी 2 ऑब्जेक्टिव, कभी 1, कभी 2, मतलब पीछे हमने 3 साल देखा, तो हमें ऐसे इस योजना के आधार पर हमें तैयारी करनी है 2026 की। तो ठीक है, आइए आज चलते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 का मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम हल करेंगे और अपने हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो 2026 की तैयारी में हमें सफलता दें। ठीक है, धन्यवाद। तो चलते हैं, हम चलिए बात करते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की। ठीक है, तो ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, ये हमें 2025 में पूछा गया है। ठीक है, 2025 के क्वेश्चन पेपर में हमें पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब इसके अलावा इससे बड़ी जितनी भी भाज्य संख्या है, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के एक अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई भाज्य संख्या हमने ले ली, जैसे हमने ले लिया 30। ठीक है, 30 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य मतलब ये विभाजित होगी। अब इसका इकाई अंक 0 है, मतलब ये 2 से विभाजित होगी पहले, तो 2 से 30 विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 1 इसमें गया, 10 हुआ, 2 पंचे 10, 15 3 से विभाजित होगी, 3 पचे 15 और 5 खुद से विभाजित होगी, 5 एकम 5। तो हमने देखा कि 30 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने 30 के गुणनखंड निकाले, तो 30 के जो गुणनखंड हमें निकले, क्या क्या निकले? 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो हमने देखा कि 30 कैसी संख्या है? 30 है एक भाज्य संख्या, 30 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने इस भाज्य संख्या को क्या किया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो कोई भी भाज्य संख्या होगी, हम उसे उसके गुणनखंड निकालेंगे तो हमें हमेशा कैसी संख्याएं मिलेंगी? अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, गुणनफल में हमेशा हमें अभाज्य संख्या मिलेगी। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, 30 एक भाज्य संख्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है एक भाज्य संख्या 30 को। तो ऐसा करने पे क्या होता है? यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, ठीक है,
ये जो गुणनखंड हमें मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड जो हमें मिलेंगे, ये गुणनखंड कराने पे, इस भाज्य संख्या का गुणनखंड कराने से जो हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड मिलेंगे, ये आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि 30 के गुणनखंड हमेशा हमें 2 गुणा 3 गुणा 5 ही मिलेगा। ठीक, या तो हम इसके क्रम को बदल दें, या इसे हम 3 गुणा 5 गुणा 2 कर दें, या फिर 5 गुणा 2 गुणा 3, मतलब क्रम कुछ भी रख दें। ठीक है ना, इसका कहना यह है कि क्रम कुछ भी रख दें आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम हम कुछ भी रख दें तो ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। ठीक है, मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब 5, 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इस 30 के गुणनखंड में। ठीक है, तो कहने का मतलब आधारभूत प्रमेय में हमें लिखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के या अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और केवल हमें इतना ही लिखना था। ठीक है, जो कि हमें बोर्ड परीक्षा 25 में पूछा गया है। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं, जो संख्याएं हमें दी गई हैं, सारी की सारी हमें भाज्य संख्याएं दी गई हैं, और इन भाज्य संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140। इसको हमें क्या करना है, ये भाज्य संख्या है, इसे गुणनखंड करना है अभाज्य संख्याओं के रूप में। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन हमें 2023 और 24 दोनों में देखने को मिला था, 2 अंक वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इकाई पे 0 है, मतलब 2 से डिवाइड होगी ये। सबसे पहले 2 सत्ते 14 और ये 0 आया। 70 है, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 7 है तो 2 तिया 6, 1 बचा यहाँ चला गया, 10 बना, 2 पंचे 10। 35 है, 35 दोनों अंकों का योग 3, 5, 8, दोनों अंकों का योग 8, मतलब 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, 5 से कटेगी, 5 सते 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कोई भी संख्या होगी, कोई भी भाज्य संख्या जिसका हम गुणनखंड निकालेंगे, हमेशा भाज्य गुणनखंड ही निकलना है। तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब जो संख्या रिपीट है उसके ऊपर हम पावर लगा सकते हैं। 2 कितने बार आया, 2 बार, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 140 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि 2023 और 24 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 156 का निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड, 156 का। ठीक, तो सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे, इकाई पे 6, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित करेंगे, है ना। 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, 14 में 1 गया, 15 में 14 गया तो 1 बचा, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, 1 गया 19 हुआ, 18 हुआ, सॉरी, है ना। तो 2 नाम 18, 39 हुआ, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। अब 13 कैसी संख्या, 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, 13 खुद से कटेगी, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गए, यहाँ पे लिखेंगे हम 156 के अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, मतलब इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब आइए आगे करते हैं 3825 का गुणनखंड। तो करेंगे हम थर्ड नंबर 3825 का। ठीक, तो सबसे पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो इकाई पे क्या है, 5 है, 5 है मतलब 5 से तो विभाजित हो ही जाएगी। अगर जिस भी संख्या की इकाई पे 0 या 5 है
मतलब वह संख्या 5 से डिवाइड हो ही जाएगी, है ना। तो सबसे पहले 5 से छोटी संख्या 3 से काट के देखें क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से कट रही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 में 8 जुड़ा तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाजित है, 3 छंग 18 मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, अब यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6, 2 बचा, यहाँ गया 22 हुआ, 22 3 सते 21, 22 में 21 गया तो 1 बचा 15 हुआ, 3 बचे 15। ठीक, अब देखते हैं फिर से वही संख्या आई है ना, मतलब इकाई पे 5 मिला हमें। तो फिर से देखें क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 1 3, 3 में 7 जुड़ा तो 10, 10 में 5 जुड़ा तो 15, 15 3 से विभाजित है, 3 5 15 मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से 3 चौके 12, ठीक, 7 आया, 3 दूना 6, 1 गया 15 हुआ, 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से कटेगी कि नहीं, तो 4 2 6, 6 5 11, 11 हो गया मतलब 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से बड़ी विषम संख्या 5 और 5 से तो कट ही जाएगी क्योंकि इकाई पे इसके 5 है। तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 हुआ, 2 25 हुआ, पचम 25, ठीक है, 85 हो गया। 8 5 13, फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 8 में 5 गया तो 3 35 हुआ, 5 सते 35। 17 की ऐसी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या है तो 17 खुद से कटेगी। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड हमें मिला 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, मतलब लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है ना। ये था 3825 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब आगे निकालते हैं हम, आगे हमारे पास संख्या है 5005। तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते जाना है हमें संख्याओं को। तो 4 नंबर है हमारे पास 5005, ठीक है। अब ये देखें इकाई पे क्या है, 5 है, 5 मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या को काटने के लिए सबसे छोटी संख्या 3, तो 3 से कटेगी क्या, तो 5 है और 5 है, बाकी तो 0 है, 5 5 10 और 10 3 से कटेगी नहीं, मतलब ये संख्या 3 से कटनी है नहीं। तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। अब हमारे पास हो गया क्या 1001। अब ये संख्या 5 से कटेगी नहीं, 3 से 1 1 2, 2 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 से भी नहीं कटना इसे, है ना। 7 से काटें तो 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7, 3 हुआ, 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगी तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो 3 बना 30, यहाँ पे 30 बना तो 7 चौके 28, 30 में 28 गया तो 2 आया, 2 आके 21 हुआ, तो 7 त्रिक 21, है ना। अब काहे से कटेगा, 7 के बाद 7 से कटेगा क्या, ये 4 3 7 1 8, हाँ 7 से 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 बचेगा, कटेगा नहीं। 11 से काटें तो 11 एकम 11, 14 में 11 गया तो 3 बचा, यहाँ 3 3 33 बना, तो 11 त्याई 33 और 13 से 13 खुद से डिविजिबल है, खुद से कट जाएगी, तो 13 एकम 13, है ना, पूरी संख्या कट गई। मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड हमें मिला 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है ना, सभी अभाज्य संख्याएं अलग अलग हैं, 5 है 7 है 11 और 13 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले। अब हम बात करते हैं 7429 पर, ठीक, तो 7429 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड हम, तो है 7429, है ना। तो इसे काटने के लिए हम 3 से देखें तो 7 4 11, 11 2 13, 13 में 9 जुड़ा तो 13 7 20 तो 22, 22 मतलब 3 से कटेगी नहीं ये, है ना।
3 से ये कटेगी नहीं, ठीक है। 9 5 से भी कटेगी नहीं, है ना, 5 से भी कटना नहीं क्योंकि इकाई पे 9 है, ठीक है। तो इसे काटने के लिए, है ना, 3 7 से भी कटेगा नहीं, तो इसे हम काटने के लिए सीधे हम अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे हम सीधे 17 से काटेंगे क्योंकि 17 से ही कटेगी। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ठीक है। 68 में 68 घटा 74 से कितना आया, 6 आया, 62 बना, है ना। तो 17 तिया 51, 51 से 62 में 51 गया तो 11 बचा, 11 में 9 जुड़ा तो 119 हुआ, तो 17 सत्ते 119, ठीक है। 17 के बाद ये जाएगा शायद 19 से, है ना, तो 19 से देखें, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है। 38 में 5 जुड़ा तो 43 हुआ, ठीक है। तो 57 हो गया ये, 19 त्रिक 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी, 23 एकम 23, मतलब 7429 के का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेगा कितना, 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। इस तरह से हमने 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है। अब आगे जो संख्या है हमारे पास वो है 148 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि हमें 2025 की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। 148 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो किससे जाएगा, सबसे पहले सम संख्या है 8, मतलब 2 से चली जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 से जाएगी 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये किससे जाएगी, 37 है, 37 मतलब अभाज्य संख्या, ये खुद से कटेगी, 37 एकम 37, मतलब फिर से वही लिख लेंगे 148 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 37, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जिसमें हमें पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं, ठीक है ना। पूर्णांकों के हमें युग्म है, मतलब 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक को हम युग्म कहते हैं, मतलब जोड़ा, ठीक है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दो संख्याएं, जो दो संख्याएं दी गई हैं, इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, ठीक है ना। पूर्णांकों के युग्म हमें दिए गए हैं और हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, और साथ में हमें जांच करना है, दिखाना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ, इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है। जांच करना है और बराबर होने चाहिए, मतलब बराबर होंगे तो हमारा सवाल सही है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो इनके हम क्या करते हैं, अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं 26 और 91 के, ठीक है। 26 का निकालेंगे और 91 का निकालेंगे, तो ये सम संख्या है, मतलब 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 अभाज्य संख्या है तो खुद से कटेगी। 91 किससे कटेगी, 91, है ना, मतलब 9 1 10, 3 से कटेगी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से 7 एकम 7, हाँ 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 9 में 7 गया तो 2, 21 हुआ, 7 21, 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी, है ना। तो हम एचसीएफ, इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ कितना बनेगा इसका, एचसीएफ कितना बनेगा, देखो एचसीएफ कौन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो जो कॉमन में हाईएस्ट हो, है ना, जो सबसे बड़ी हो और दोनों में हो, तो 2 इसमें नहीं है, 13 दोनों में है, मतलब 13 क्या हो जाएगी, ये 13 इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 13 इन दोनों का। एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या बनेगी इसकी, एलसीएम जो दोनों में उसको एक बार लेना है, ठीक है। तो जो दोनों में उसको एक बार ले लो, पहले जिसमें सर्कल लगाया हमने गोला है उसको एक बार ले लिया, बाकी जो बचे उसको ले लेना, 2 गुणा 7, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 13 गुणा 14, 14 त्रिक 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4, 14 4 18, 182, ठीक है। एलसीएम कितना मिला, 182। अब हमें जांच करनी है कि क्या
हमें जांच करनी है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो हमने इस संख्याओं को मान लेंगे, दो संख्या माना कि A 26 है और B है 91। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, HCF गुणा LCM के, है ना। तो A को हमने क्या माना, 26 माना, B को हमने क्या माना, 91 माना। तो HCF कितना है, 13 है, गुणे LCM कितना है, 182। ठीक है, तो इसका गुणा कराओ, तो 13 दूना 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 हासिल 2 था, है ना, एडी 2 था, तो 13 अट्ठे 104 में 2 106, ठीक, हासिल आया 10। ठीक है, 13 एकम 13 10, 13 10 23, 2366 मिला। अब इसका भी गुणा कराएं तो हमें इतना मिलना चाहिए, है ना, मतलब 91 में 26 का गुणा कराओ तो 6 एकम 6, 9 छिक्का 54, 2 से 2 एकम 2, 9 दूना 18, मतलब 6 4 2 6 8 5 13, 3 हासिल 1 1 1 2, 2366, है ना, 2366 मिला हमें। मतलब हमने जांच में पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के, मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, अब इसके आगे हम निकालते हैं 510 और 92 का। ठीक है, तो ये सारे बोर्ड एग्जाम के में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर है हमारे पास 510 और 92। तो 510 का LC गुणनखंड करेंगे और 92 का भी। तो 510 का करो, ये सम संख्या 2 से कटेगी, पहले 2 दूना 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 1 2 पंचे 10, 5 2 10, 10 2 12, है ना। इन संख्याओं का योग कितना हुआ, 5 2 10, 10 2 12 और 3 चौके 12, मतलब 3 से कट जाएगी। ठीक है ना, इन संख्याओं का योग 12 मतलब 3 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15, 5 से जाएगी, 5 एकम 5, 3 हुआ 35, 5 सते 35, 17, एक अभाज्य संख्या खुद से घटेगी। 92 पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 2 चिक्का 12 हुआ, 2 से 2 दूना 4, 2 तीना 6, 23, एक अभाज्य संख्या है जो खुद से घटेगी, है ना। तो हम HCF निकालें, HCF इन दोनों का क्या होगा, जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में क्या है, 2 दोनों में है, और ये 3, तो 3 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, 17 इसमें नहीं। ठीक है ना, मतलब दोनों में कौन सी संख्या है, केवल 2 है, तो HCF इसका 2 निकला। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में है उसको एक बार लेंगे और बाकी सभी गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो इसमें क्या कौन कौन से गुणनखंड बचे, 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसमें बचा 2 गुणा 23। ठीक है ना, ये अकेला वाला 2 गुणा 23 को गुणा करा लो, तो 2 तिया 6, जो 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। ठीक है ना, इसको इतना कर लो, 30 दूना 60 गुणा क्या बचा, 17 गुणा 23 बचा, है ना। 17 में 23 का गुणा कराओ, कितना आता है, 17 गुणा 23, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 की 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 39, 391। ठीक है ना, कितना आया, 391। और इसमें 60 का गुणा करा दो, मतलब 6 का 6 एकम 6, 9 छिक्का 54 की 4 हासिल 5, 18, 18 5 23 और 1 जीरो, मतलब 23,460 मिला हमें। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है हमें। ठीक है ना, इसकी हमें जांच करनी है, तो हम जांच करेंगे। जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 510 गुणा 92, HCF हमारे पास 2 है, गुणा LCM है 23,460, है ना।
तो पहले इसका गुणा करा लो 2 से, हाँ, 2 शून्यम 0, 2 छिक्का 12 की 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 920। अब इसमें हम 92 का गुणा कराते हैं 510 में, क्या इतना आता है? ठीक है, ये देखना है हमें। तो 510 गुणा 92, 2 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 से 9 शून्यम 0, 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 9 6 4, 46 920, है ना। मतलब जांच हमारी सही है, मतलब हमने HCF और LCM सही निकाला है। ठीक है, अब इस तरह से एक युग्म और हमारे पास बचा 336 और 54। इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और जांच करनी है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो थर्ड नंबर है हमारे पास 336 और 54। ठीक है, तो 336 को हम और 54 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो सबसे पहले सम संख्या है, मतलब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 से लेकर आया 13 बना, 2 छिक्का 12, फिर एक बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 सते 21, फिर 7 से 7 एकम 7, ऐसे 54। पहले 2 से जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, एक बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 27, 3 से कटेगा 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके हम HCF निकालें। HCF हमें क्या मिलेगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1 3 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे कोई भी 3 नहीं, यहाँ 2 तब यहाँ भी कोई 2 नहीं बचा। ठीक है, तो HCF हम निकालें, तो HCF क्या मिलेगा हमें 2, ठीक है, एक 2 मिला तो 2 गुणा एक क्या मिला 3, मतलब HCF हमें मिला 6। ठीक है, अब LCM निकालें तो जो हमें सर्कल लगा उसको पहले लिख लें, 2 गुणा 3, बाकी जो बचा लिख लेते हैं। तो 3 बार 2 मिला, 1 2 3, ठीक है, और एक 7 है, और 2 बार 3 है, तो सभी का गुणा कराओ, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं 48, 48 गुणा, ठीक, 7 त्रिक 21, और 21 तिया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63, ठीक है, 48 में 63 का गुणा कराओ, कितना मिलता है, 48 गुणा 63, तो 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 6 चौके 24, 24 4 28, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 2 1 3, 30 24 मिला हमें। ठीक है, LCM हमें मिला 30 24। ठीक, अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल A गुणा B बराबर LCM और HCF, HCF गुणा LCM। तो संख्याएं हमारे पास 336 गुणा 54 है, HCF है 6 और LCM है 3024। ठीक, तो 6 का गुणा कराओ, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 6 0 6, 1 आ गया हासिल 6 त्रिक 18, तो 18,144 आया। तो इसको गुणा कराने पे 18,144 आना चाहिए, तो यहाँ पे गुणा करा के देते हैं, 336 गुणा 54, पहले 4 से तो 6 चौके 24 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 की 4, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 से 5 छिका 30 हासिल 3,
5 तिया 15, 3 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 1 7 1 8 18 144। ठीक है ना। तो हमने देखा कि अगर कोई पूर्णांक युग्म में है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें केवल इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का निकालते हैं। केवल एचसीएफ और एलसीएम ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 2 से जाएगा 2 चिक्का, 12 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 3 से जाएगा 3 पचे, 15 5 एकम 5, 3 से 3 सता 21, 7 अभाज्य संख्या खुद से जाएगी। ठीक है, तो एचसीएफ देखें, तो एचसीएफ इसका किसका 12, 15 और 21 का हमें मिलेगा कितना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन हो उसे बाहर कर लेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में हमें क्या दिख रहा है, ये 3 है ना, 3 हमें तीनों में दिख रहा है। इस 3 को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी जो बचे सभी का गुणा करवा देंगे। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं 3, जो सर्कल में है बाकी सबको छोड़ देते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। ठीक है, 2 गुणा 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 आया। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 गुणा 7 मतलब 7 छंग 42, 420। ठीक है, तो एलसीएम हमें 12, 15 और 21 का कितना निकला, 420। इसी तरह हमें सेकेंड नंबर निकाल लेना है किसका, 17 का, 23 का और 29 का, है ना। तो 17 ऐसी संख्या अभाज्य संख्या खुद से जाएगी, 17 एकम 17, 23 भी अभाज्य संख्या है खुद से कटेगी, और 29 भी अभाज्य संख्या है खुद से कटेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें तीनों अभाज्य संख्या दे दी गई हैं, जिनका कि जो अभाज्य संख्याएं हैं तीनों 17, 23 और 29 ये खुद से कटेंगी। तो इसका एचसीएफ हमें क्या निकलेगा, जो खुद से कटती हैं, मतलब सबका गुणनखंड में क्या मिला, कुछ नहीं तो 1 मिला। ठीक है, एचसीएफ हमें 1 मिला। एलसीएम क्या मिलेगा, इन तीनों का गुणनफल ही मिलेगा। अब क्या, 17, 23 और 29 है ना, 17, 23 और 29 है ना, मतलब इन तीनों का गुणा करा के हमें जो भी मिलेगा वही होगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ। 8 9 और 25, तो 8 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऐसे ही 9 3 से जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 25 5 से जाएगा पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो या फिर अलग अलग सभी के गुणनखंड भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो 8 के गुणनखंड में क्या क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का हमें क्या मिला, 3 गुणा 3, और 25 का हमें मिला 5 गुणा 5, है ना। तो देखो क्या कोई चीज कॉमन हो रही है, कोई भी चीज कॉमन नहीं हो रही ना, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 5। तो इस कंडीशन में एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ जो होगा कुछ नहीं, मतलब सभी का, सबका गुणनखंड 1 तो है ही, कुछ नहीं है तो, है ना। यहाँ पे गुणा 1, यहाँ पे गुणा 1, यहाँ पे गुणा 1 लिख सकते हैं। जब जब ऐसी कंडीशन आए कि जब एचसीएफ कुछ नहीं निकल रहा तो वहां पे 1 निकल रहा होता है, और एलसीएम निकालें तो क्या होगा, सभी का गुणनफल। ठीक है, सभी का गुणनफल मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
मतलब 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 3 48, ठीक है, 48 गुणा 55 25, ठीक है, इनका गुणा करा दो, जो भी वैल्यू निकलेगी वो एलसीएम होगी, मतलब 48 गुणा 25 कराएं तो 25 अट्ठे 200, ठीक है, हासिल 20, 25 चौके 100, 120 मतलब 1200, ठीक है। एलसीएम कितना मिला, एलसीएम हमें कितना मिला, 1200, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, है ना, 8 9 और 25 का एलसीएम हमने निकाला तो हमें कितना मिला, 1200 मिलेगा, कितना आएगा, तो दूना 4 दूना 8 8 3 24, 24 तिया सॉरी 24 दूना 48 होता है ना, 24 तिया कितना होगा, 4 तिया 12, 3 दूना 6 1 7 72, है ना, तो 72 में गुणा कराना है हमें किसका, 55 25 का, 72 में 25 का गुणा कराएंगे, 72 में 25 का, तो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 सत्ते 175, है ना, और 5 80 180 मतलब 1800, तो आएगा एलसीएम हमारा 1800। अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है, जो कि हमें दिया है, मतलब महत्तम समापवर्तक हमें इन दो संख्याओं का दिया हुआ है, इन दो युग्मों का, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक सूत्र है हमारे पास जिससे हम अभी एलसीएम एचसीएफ निकाल करके और जांच कर रहे थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, उसी से हम क्या कर लेंगे, उसी से अगर हमें एलसीएम दिया होता तो एचसीएफ निकाल लेते, या एचसीएफ दिया है तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है कितना, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 306 है और गुणा 657 है, बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है 9, पूरा एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर देंगे, एलसीएम के साथ ये 9 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 306 गुणा 657 बटा 9 बराबर एलसीएम, 9 से कटेगा, ठीक, ये संख्या 9 से कटेगी तो 9 सत्ते 63, 2 बचा 27 हुआ, 9 त्रिक 27, मतलब 9 से ही संख्या कट गई, है ना। तो इसको 73 से गुणा करा लो, तो 306 गुणा 73, मतलब 3 से पहले गुणा कराएंगे, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 0 की जगह पे 4, 7 त्रिक 21, ठीक है। तो 8 2 1 3, 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 1 1 1 2, ठीक है, 22 338, ये आ गया LCM, और ये हमें याद करना था, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A इंटू बी इक्वल HCF गुणा LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। इस फार्मूले से हम या कोई एक संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर HCF LCM और एक संख्या दी गई तो एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर दो संख्या और हमें HCF दिया गया तो LCM हमने ज्ञात कर ही लिया यहाँ सामने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या जांच करना है हमें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये हमें बताना है कि कोई भी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, n के लिए मतलब 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर n की जगह पे हमें प्राकृत संख्या रखनी है, मतलब 1 2 3 4, तो अगर 6 की पावर 1 रखें मतलब 6, तो इसका गुणनफल हमें मिलेगा 2 गुणा 3। तो हमें बताना है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। किसी प्राकृत संख्या के लिए अगर हम पावर में 1 रखें 2 रखें तो 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते करते
अगर हम n की प्लेस पे कोई भी संख्या रखें तो क्या वो 6 का वो वाला टर्म है ना, अगर 6 की पावर 2 है जैसे 36, तो क्या वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो इसके लिए हमने लिख दिया है कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होना चाहती है, कोई भी संख्या है और वह चाहती है कि वह संख्या 0 पर समाप्त हो, तो उसके लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना, उसका जब अभाज्य गुणनखंड करें उस संख्या का, तो कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, मतलब 2 के साथ 5 आना चाहिए, तभी तो 10 होगा ना। अगर 5 और 2 नहीं है अभाज्य गुणनखंड में तो 0 आ ही नहीं सकता। तो अभाज्य गुणनखंड में 0 आने के लिए, इकाई अंक पे 0 आने के लिए या संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। और यहाँ क्या है, 6 बराबर 2 गुणा 3, मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 मिला, मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमें ऐसा ही लिखना है। अब अगले क्वेश्चन में हमें व्याख्या करना है, हमें संख्याएं दी गई हैं और हमें व्याख्या करना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब कहने का कि भाज्य संख्याएं तो हैं, ठीक है ना, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब भाज्य संख्याएं हैं, है ना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, व्याख्या कीजिए। मतलब भाज्य संख्याएं हैं, केवल हमें व्याख्या करनी है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या होने के लिए, ठीक है, अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या होने के लिए उसके पास कम से कम एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। देखिए जैसे जैसे हम 4 का गुणनखंड निकालें, है ना, तो 4 का 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो एक से ज्यादा गुणनखंड है इसके पास, मतलब 2 गुणनखंड है, तभी ये भाज्य संख्या है। अगर हम 3 का गुणनखंड निकालें तो खुद से कट रही है, 3 एकम 3, इसके पास एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, एक ही अभाज्य गुणनखंड है 3, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो उनके पास एक से ज्यादा क्या होते हैं, एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होंगे तभी भी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हमें व्याख्या करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास कौन सा संख्या, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, तो ये टर्म दूसरा है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करता है, पदों को अलग कर देता है। तो ये दूसरा पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इन दोनों में हमें क्या 13 कॉमन दिख रहा है, तो मतलब दोनों से हमने क्या किया, 13 बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा 7 गुणा 11 गुणा 13 तो बाहर है, प्लस 13 पूरा पूरा बाहर है, मतलब बचा 1 यहाँ पे। तो 13 13 7 77 में 1 जुड़ेगा, मतलब 13 गुणा 78, ठीक है। अब देखो 78 का अगर गुणनखंड निकालें तो एक से ज्यादा गुणनखंड निकलेंगे कि नहीं, 78 के गुणनखंड में एक से ज्यादा ही गुणनखंड निकलेंगे, देख लो निकाल के। तो 2 है ना, 2 3 6 द्विनाम 18, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 13 एकम 13, मतलब क्या मिला, 2 गुणा 3 गुणा 13, है ना। अब इस संख्या को, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है ना, इस संख्या के एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। इस तरह से ये संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 n प्लस का 5, तो यहाँ से प्लस क्या करेगा, पदों को अलग करेगा, एक पद उधर एक इधर, ठीक है। तो यहाँ से 5 हमने कॉमन किया, बचा क्या 7, 6 5 बाहर हो गया, तो 4 बचा, 3 2 1 प्लस का यहाँ पे 5 पूरा पूरा बाहर, तो 1 बचा। 5 गुणा 7 6 2 3 6 चौके 24, है ना, 24 गुणा 7 6 42 धन 1, है ना, तो 42 में 24 का गुणा कराओ कितना आता है, 1008 आना चाहिए। 42 गुणा 24, 4 से 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8,
मतलब 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008। 1008 में एक जुड़ा तो कितना आएगा? 1009। ठीक है, अब 1009 के भी क्या होंगे? एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड तो होंगे ही, है ना। 1009 के 9 1 10, है ना। इससे जाएगा 1009, 1009 जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 2 7 पना 35, 7 से नहीं जाएगा, 11 13 17, इससे जाएगा 1009। 1009 मतलब कहने का कि 1009 13 17 17 से 116 17 7 119 17 6 102, है ना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमें क्या मिला? एक से ज्यादा गुणनखंड मिले ना, 5 गुणे 1009। ठीक है, 5 गुणे 1009 मतलब 2 गुणनखंड मिल गए, एक से ज्यादा गुणनखंड भी मिल गए, तो क्या होंगी? ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। अतः हम लिख सकते हैं कि इसके इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक से इस संख्या के गुणनखंड में एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना, तो हल करते हैं। कोई खेल का मैदान है ना, यह है खेल का मैदान, और इस मैदान के चारों ओर, इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं ये कोई मैदान है, ठीक है ना, और ये मैदान के चारों ओर है एक वृत्ताकार पथ। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट से सोनिया चक्कर लगा रही है, सोनिया, और इसको टाइम लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि भी क्या कर रहा है? इस मैदान का चक्कर लगा रहा है, लेकिन रवि को टाइम लग रहा है कितना? 12 मिनट। मान लेते हैं इसी पॉइंट से दोनों, रवि भी चक्कर लगा रहा है, जिसको 12 मिनट का समय लग रहा है इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वो दोनों एक ही स्थान से, ठीक है ना, एक ही स्थान से मतलब सोनिया भी इसी स्थान से और रवि भी इसी स्थान से, और एक ही समय पर, स्थान भी एक और समय भी एक ही समय पर साथ साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। मान लेते हैं इन दोनों का डायरेक्शन इधर है, ये दोनों इसी दिशा में ऐसे चलते हैं। ठीक है, इसी दिशा में ऐसे चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमें बताना है कि ये सोनिया और रवि, इनका जो प्रारंभिक स्थान यहां है, तो इस स्थान पर वे दोनों इसी स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, वो टाइम हमें याद करना है, वह समय हमें बताना है। तो अब देखिए ये दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। अब सोनिया के चलने की जो स्पीड है वह कितनी है? 18 मिनट प्रति एक चक्कर, एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है, और रवि जो है वही मैदान के चारों ओर का चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो ये मिलेंगे कितने टाइम, है ना। तो इसके लिए अगर हम टेबल देखें तो अगर एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगा रही है, मतलब 2 चक्कर लगाएगी कितने मिनट में? 18 दूना 36 मिनट में, 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे 36 मिनट में। और रवि का जो दूसरा चक्कर है वह 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर 12 या 36 मिनट में कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो वे दोनों एक ही स्थान पर या प्रारंभिक बिंदु पर कब पहुंच रहे हैं? 36 मिनट बाद। ठीक है ना, ये कैसा, ये दोनों मतलब दोनों का टेबल देखें तो 36 मैच कर रहा है, मतलब वो 36 मिनट के बाद क्या हो रहे हैं? इस स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो 36 क्या है देखें, तो 36 क्या है? 12 का गुणज है, 12 तिया 36, और 36 18 का भी गुणज है। तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है ना, एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें एलसीएम निकालने पर ही इनका जो गुणज होगा वही क्या होगा? वही उतने समय के बाद वो मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 18 और 12 का गुणज निकालेंगे। ठीक है ना, 18 व 12 का गुणज मतलब 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे।
तो 18 का 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 2 से 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या मिले, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब एक पेयर ये बना, 2 2 का, एक पेयर ये बना। ठीक है, तो जो पेयर है उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम तो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है, रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह हमेशा अपरिमेय होती है। वह हमेशा कैसी होती है, अपरिमेय। अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो, जैसे रूट के अंदर अगर 2 है, 2 क्या है, अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 3 है तो 3 क्या है, अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 5 है तो 5 क्या है, अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 7 है तो 7 क्या है, अभाज्य, अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 11 है तो 11 क्या है, अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन अगर रूट के अंदर 4 है तो 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है ना। इसका 2 का 2 टाइम मल्टीपल है, 2 का 2 बार गुणा कराएंगे 4 आएगा। ये 4 का जब एलसीएम, 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 2 मिलेगा, है ना। 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होके बनाएगा 2। इस तरह अगर रूट 9 लिखें तो रूट 9 का गुणनखंड क्या मिलेगा, 3 गुणा 3, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब वर्ग से वर्गमूल कटा तो 3। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या लिखोगे रूट के अंदर तो वह अपरिमेय होगी। रूट के अंदर केवल और केवल कैसी संख्या, रूट के अंदर अगर केवल भाज्य, अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर अगर केवल अभाज्य संख्या है तो भी की कंडीशन में अपरिमेय होगी। ठीक है ना, तो बात समझ आई। तो मतलब रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वह कैसी संख्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे रूट के अंदर कौन है, 5, 5 कैसी, 5 कौन सी संख्या, 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य है मतलब अपरिमेय है। ठीक है ना, तो हमें तो पता चला कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमें सिद्ध करना है। हमें पता है तब भी हमें सिद्ध करके बताना है ना, तथ्य के साथ बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको हम सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय है। ठीक, इसके लिए इसके विपरीत मान के चलते हैं। ठीक है ना, इसके विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत माना, इसके विपरीत कि अपरिमेय के विपरीत, इसके विपरीत माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम परिमेय मान लेंगे, उल्टा ही मानना पड़ेगा तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो जाएगी ये रूट 5, तो रूट 5 परिमेय हमेशा किसके रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में। तो मान लेते हैं परिमेय संख्या है a/b। इसके विपरीत माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को हम एक परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे। तो वह परिमेय संख्या हमने मान लिया कि a/b है, जहां पे a अंश है और b हर है। ठीक, अब इसमें कंडीशन होती है परिमेय संख्या होने की कि a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तभी ये परिमेय होगा। जहां, तो लिखेंगे हम, जहां a व b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हो, है ना, मतलब a और b पूर्णांक होने चाहिए, तथा b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और हर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर 0 के बराबर हुआ
है ना। जैसे मान लेते हैं अंश a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं अगर b की जगह पे हमने 0 रखा, a की जगह मान लो हमने रख दिया 2 और b की जगह पे हमने 0 रखा, तो 0 के टेबल में कभी 2 नहीं आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इनडिफाइंड, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए अगर b के बटे में 0 है तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, बात समझ आई। तो a व b पूर्णांक हो और b 0 के बराबर नहीं हो, तथा a व b कैसे होने चाहिए, a व b सह अभाज्य हो। ठीक है, ये भी कंडीशन है, और यही कंडीशन है जो हमें ये सिद्ध करके बताएगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, केवल और केवल ये जो शब्द है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता। ध्यान में रखना कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम एक जगह पे रखें 2 और बी की जगह पे रखें 3, ठीक है ना। तो देखें तो ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त जो इन दोनों को काट सके, क्योंकि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ऐसे एक संख्या रख ले हम 5/7, ठीक है। तो इसको देखें 5/7 को, तो ऐसी कोई एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास नहीं है जो इस 5 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। लेकिन इसके अलावा हमने 10/2 रखा, 10/4 हम रख लें, तो एक संख्या है हमारे पास एक के अतिरिक्त 2 जो 4 को भी काट देगी, जो 5 को भी काट देगी। ठीक है ना। तो बात समझ आई ना। सह अभाज्य है मतलब इनका एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही चीज ध्यान में रखना है, और यही चीज हमें बाद में सिद्ध करके बताएगी ये सह अभाज्य कि हमारा ये जो √5 है वह अपरिमेय संख्या है। तो सह अभाज्य समझ में आई बात। सह अभाज्य कैसी संख्या होगी, जो जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई ना। अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे रूट लगा है, तो रूट को हटाने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये √5 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होके बचेगा 5, और अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब अंश में भी स्क्वायर और हर में भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब बराबर का साइन है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रिया गुणा। तो 5 का गुणा b से तो कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर, और a स्क्वायर का गुणा 1 से तो हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 5b स्क्वायर है, मतलब 5b स्क्वायर के साथ गुणे के फॉर्म पे है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो भाग वाले फॉर्म पे चला जाएगा। तो स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाई 5, है ना। तो ये कंडीशन हमारी निकली, जिसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल रही है, a स्क्वायर अपान 5, मतलब a स्क्वायर 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को काट रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। नीचे है ना 5, मतलब a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर a को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, इसलिए a स्क्वायर, है ना, सॉरी a स्क्वायर नहीं 5a स्क्वायर को, है ना, ऐसा लिखेंगे 5a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जो है a को भी 5a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कैसे, a स्क्वायर 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5a को भी विभाजित करेगा। कैसे देखते हैं, कैसे करेगा, जैसे 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5a स्क्वायर मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, है ना, ये को हमने क्या मान लिया 5,
तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो जब 5 25 को विभाजित कर रहा है तो ए मतलब 5 को भी विभाजित करेगा करेगा ना, ठीक है। पचम 25 5 एकम 5, तो ए इक्वल अगर 5 माना हमने तो ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है मतलब ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। अगर 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5 तो 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई हमारी पहली, ठीक है। इसलिए हमने इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे देखें तो अब 5 ए को विभाजित कर रहा है ना, 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर मतलब ए को विभाजित कर रहा है। तो अब हमें 5 को क्या कराना है, बी 5 से बी को भी विभाजित कराना है, 5 से बी को भी विभाजित कराना है। अब देखना है कि ए को तो विभाजित कर दिया, अब बी को विभाजित कराना है। तो बी को विभाजित कराने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाला पद को गायब करेंगे, क्योंकि ए रहेगा तो बी विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए इस ए के जगह पे कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं ए इक्वल 5c रखने पर, ठीक है। एक इसको हमने कितना रख दिया 5c रख दिया, क्योंकि 5 है ना, रूट 5 को लिखा है हमने तो 5c ले लिया। अगर रूट 3 को दिखाते तो 3c रखते, ठीक है। तो ए इक्वल 5c रखने पर इसमें समीकरण 1 में अब रख दो, कितना कितना रखना है हमें, ए के प्लेस पे 5c क्यों रखना है, क्योंकि अब बी स्क्वायर को विभाजित कराना है तो ए वाले पद को गोल करना है, गायब करना है। तो कैसे, इसको टर्म बदल देते हैं, ए को 5c रख देते हैं तो ए वाला पद गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर इक्वल ए के जगह पे कितना 5c का होल स्क्वायर अपान 5, मतलब बी स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 5 का स्क्वायर मतलब 25 और c स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे है 5, ठीक है। तो ये कट जाएगा 5 से 5 25, तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 5c स्क्वायर। अब देखो, अब किसको विभाजित कराना है, बी स्क्वायर को, है ना। यहाँ ए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ पे अब बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसके लिए 5c स्क्वायर के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल सी स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बनेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। बात समझ आई ना, ठीक है। 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है मतलब बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो, अब यही जो कंडीशन है जो हमें ये प्रूव करवाएगी कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, हमने सबसे पहले मैंने बोला था ना कि सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि ए और बी सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब ए और बी का एक के अलावा कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमारे पास संख्या कैसी होनी चाहिए 2/3, ठीक है। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, ये भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक, इसका भी एक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को भी मतलब ए के जगह पे कोई ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो रही है और बी के जगह पे कोई ऐसी संख्या है नीचे बी के जगह पे जो 5 से विभाजित हो रही है, ठीक है ना। जो 5 से विभाजित हो रही है, ऊपर वाले अंश भी और हर भी। तो क्या ये सहअभाज्य संख्या हुई, क्या ये सहअभाज्य संख्या हुई, नहीं हुई, हुई कि नहीं, नहीं हुई ना। क्यों, क्योंकि एक के अलावा हमें 5 मिल गया, तो ऐसा गुणनखंड हमें मिल गया जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो मतलब जो हमने कल्पना करी थी कि ए और बी सहअभाज्य हैं, वो कल्पना हमारी गलत हो गई, गलत हो गई ना। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है। विरोधाभास हुई कि नहीं, हमारी कल्पना हो गई ना, क्योंकि हमने माना था कि ये सहअभाज्य है लेकिन सहअभाज्य नहीं हुए, इनको कोई तीसरा नंबर एक के अलावा कोई दूसरा नंबर अंश और हर दोनों संख्याओं को काट दिया, 5
5 दोनों संख्याओं को काट दिया, मतलब ये सह अभाज्य नहीं रह गई, मतलब हमारी कल्पना जो हमने कल्पना करी थी उसका विरोध हो गया, है ना। तो अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब कल्पना ही गलत हो गई तो ये सिद्ध हो गया जो क्वेश्चन में था। ओके, अब हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को हमें सिद्ध करके बताना है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है। फिर भी हमें इस पूरे नंबर को जो 3 + 2√5 है इसको बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम क्या मान लेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये a/b के फॉर्म पे होगी, तो 3 + 2√5 हो जाएगी इक्वल टू a/b के फॉर्म का, जो कि परिमेय संख्या a/b के रूप की होती है। जहां अब परिमेय संख्या है तो a और b क्या होंगे, a व b पूर्णांक होंगे, जहां a व b पूर्णांक है, तथा जो डिनोमिनेटर है, जोहर है, वह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हर 0 के बराबर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, मतलब कोई संख्या ही नहीं रह जाएगी, इसलिए हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर 3 को इधर ले जाते हैं, तो बचेगा इधर 2√5 इक्वल a/b, और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, एक इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई b, और ये a और -3b। ठीक है, घर में कुछ नहीं तो b ले लिए, तो b का गुना इसमें हो जाएगा 3b, ये बचा बना 2√5। इधर केवल √5 बस बचाएं तो कितना हो जाएगा, ये √5 बस अगर इधर रखें तो 2 इधर आ जाएगा, तो a - 3b अपॉन, ये दुगने में था 2, √5 के साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि a/b मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मतलब a/b के रूप का है, जहां a व b पूर्णांक है। तो देखिए अब ये जो कंडीशन हमारे पास आई है ना, इसमें हमें क्या दिख रहा है, a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 -1 2, है ना, 0 नीचे छोड़ करके। ठीक है ना, तो कोई भी मान हम रखें, तो जैसे ही हम कोई पूर्णांक रखेंगे a और b के जगह पे, तो पूर्णांक रखने पे क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही पूर्णांक पे कोई मान रखेंगे, जैसे हमने एक मान रखा तो कितना हो जाएगा, ये a की जगह पे 1 -3, b की वैल्यू मान लेते हैं 2 रखें, नीचे 2 इंटू बी की वैल्यू 2 रखें, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 -3 दूना 6 बटा 2 दूना 4, मतलब माइनस का 5 बटा 4, मतलब ये परिमेय संख्या निकल जाएगी, निकलेगी ना। तो ये √5 कैसी संख्या, √5 हमने पहले ही सिद्ध करते हुए कहा था कि एक अपरिमेय संख्या, तो मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, और ये कैसी संख्या निकल रही है, ये कैसी संख्या निकल रही है, परिमेय, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये और बटे के रूप में है, तो ये हमेशा परिमेय परिमेय ही होगी। तो यहाँ पे हमें मिला अपरिमेय और यहाँ पे हमें मिला परिमेय, तो क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय ही रहेगी, है ना। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो मतलब ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। तो हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, हमने इसे परिमेय संख्या माना था, तो हम लिख सकते हैं अतः तो हमारी कल्पना कैसी है, गलत है या विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है ना, इसलिए 3 + 2√5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, इन तीनों को सिद्ध करके बताना है कि तीनों की तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल करेंगे हम। पहला नंबर लेते हैं 1/√2 को, है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय है। तो जैसा कि हमें पता है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम पहले मान लेंगे कि ये संख्या परिमेय है। तो माना 1/√2 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो किसके इक्वल होगी, 1/√2 परिमेय संख्या है तो इक्वल होगी a/b के। अब a/b भी परिमेय संख्या कब होगी, जब a और b पूर्णांक होंगे तथा b 0 के बराबर नहीं होगा, उसी कंडीशन में a/b भी परिमेय होगा। हाँ, तो ये कंडीशन हमें इसीलिए लिखना पड़ता है जहां a व b पूर्णांक है, तथा जो हर है b वह 0 के बराबर नहीं है। इसलिए कंडीशन लिखी जाती है कि एक परिमेय संख्या तब होगी जब अंश और हर दोनों पूर्णांक होंगे और हर 0 नहीं होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगी a/b। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है। अब देखो ये 1/√2 है ना, अब √2 को ऊपर लाना है, 1/√2 है तो क्या करें, √2 को ऊपर लाएं। ऊपर लाएं मतलब हर में था, √2 हर में था तो हमने अंश में ले आया, तो यहाँ भी संख्याएं पलट जाएंगी। a/b था तो क्या हो जाएगा, b/a। ठीक है ना, ये b/a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये b/a जो है ना, ये कैसी संख्या है, परिमेय b/a, चूंकि b क्या है, पूर्णांक है, और a भी क्या है, पूर्णांक है। ये भी कंडीशन फॉलो होगा कि b = 0 होगा। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या, और ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। ठीक है ना, ये कैसी संख्या, अपरिमेय, चूंकि हमें पता है कि √2 अगर रूट के अंदर कोई संख्या है तो कोई अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय होगी, और हमने पहले भी सिद्ध कर चुका है, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नॉट होंगे, बराबर नहीं होगा, चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय हो ही नहीं सकती। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है ना। इसलिए 1/√2 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है 1/√2। ठीक, बस इतना ही सॉल्व करना था इसमें, है ना। अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड नंबर है 7√5, है ना। 7√5 को हमें दिखाना है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो 1/√2 की प्लेस पे, है ना, हमें क्या करना है, और ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा गायब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7√5 है, तो यहाँ मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी ये, तो किसके इक्वल हो जाएगी, a/b के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे √5 बस बचेगा, है ना। तो ये b/a ना होकर के क्या रहेगा, a/b ही रहेगा, a/b ही रहेगा ये। और ये जो 7 है ना, गुणे के चिन्ह के साथ इधर आएगा तो भाग के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे a, b और 7 तीनों पूर्णांक है ना। तो ये तो अपरिमेय क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय की संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों इक्वल नॉट होंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/√2 की प्लेस पे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम लाइक दैट हियर 6+√2 पे, है ना, 6+√2 पे भी यही करना है। तो यहाँ पे ठीक है ना, केवल संख्या पलट दी, बाकी करना हमें सिर्फ सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे क्या है ना, रूट वाला हटा दो ऐसे। अब यहाँ पे क्या रख देना है, हमें 6+√2 रखना है। माना 6+√2 एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है, तो 6+√2 किसके इक्वल हो गई, a/b के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे √2 बस बचेगा, है ना।
और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 6 होगा, मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके क्या बनेगा, b और 1 का एलसीएम b आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि हर अलग अलग है तो a से 1, 6 का b से तो 6 का 6b, ठीक है ना। अब देखो a b और 6 क्या है, पूर्णांक है, a और b तो पूर्णांक है ही, a और b तो पूर्णांक है ही, मतलब यहाँ पे √2 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसको लिखें तो यहाँ पे √2 इक्वल हो जाएगा a माइनस 6b अपॉन b के, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी। जब ये कंडीशन बनेगी तो ये कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए बी पूर्णांक तो है ही और बी भी एक पूर्णांक है। अगर ए पे हम एक वैल्यू 1 रखें तो ये सॉल्व होकर के एक परिमेय संख्या बना लेगी, और इधर तो अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय और परिमेय दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेसन 1 का, ठीक है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का हमने मैराथन क्लास देखा, जिसमें आने वाले सत्र 2026 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी सवालों को हमने सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन आने की इस ईयर में 2026 में संभावना है, तो हमने ऐसे सभी सवालों को अपनी तरफ से हल किया है, ठीक है। तो आप इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करें, अच्छे से लगाएं, ठीक है, तो जिससे आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा रहे, है ना, अच्छे मार्क्स आए आपके। तो चलिए आपको शुभकामनाएं देते हुए अब ये क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्लास में फिर लेसन 2 बहुपद का हम मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम 2026 कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। ओके, धन्यवाद।